हेलो। साउंड सभी को जा रही है? यस सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक है सर। ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर। सभी अपना अच्छा है सर। कैमरा ऑन कीजिए। सबके सब अपना कैमरा ऑन कीजिए। ना करेंगे तो हेलो। आप ज्वाइन कीजिए क्या? स्टार्ट। मनोहर सर। तो सबसे आप लोग चलिए, ठीक है। तो हम लोग का आज पीडीएस का क्लास है। पीडीएस में हम लोग आगे पढ़ेंगे ईपीएफ पे कैसे टीडीएस कट होता है, और भी उसमें बहुत से सेक्शंस है। वो सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 5 या 10 मिनट लगेगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करें। चलिए, तो इतना आप हमें बताएं, टीडीएस में आप टीडीएस क्या होता है, या टीडीएस में आपने क्या क्या पढ़ा है? इतना साउंड जा रहा है आपके पास? तो साउंड सबके पास जा रहा है, साउंड कैसे? नो सर आ रहा। चलिए, बताओ मोनिका, आप ही बताओ। ये सब बोलिए। टीडीएस क्या है? आपने टीडीएस में क्या पढ़ा है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बस इतना ही अभी तक हुआ है क्लास? सर टीडीएस एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में इनकम टैक्स के द्वारा 1961 में आया था। क्या क्या बोल रही हो आप? सैलरी आप बताओ। Yes, sir. Sir, TDS में tax deducted at source और सर ये TDS करता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पेड करता है तो उस टाइम वो TDS कट करता है। TDS कट किया जाता है ताकि टैक्स की चोरी ना हो और इसलिए भी ताकि मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पेड होते रहे, क्योंकि जब आईटीआर फाइल करते तो वो ईयरली बेसिस पे करते हैं। और फिर आपने फिर वो टैक्स रेट के बारे में बताया था, उसके स्लैब के बारे में। अगर एज 18 to 60 ईयर्स के बीच में किसी की एज है तो वो अगर अप टू 2,50,000 तक है तो टैक्स पेड नहीं करना। अगर 2.5 लाख से 5 लाख 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% करना। 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% करना। मोर देन 10 लाख है तो 30% करना। तो ऐसे आपने सारा स्लैब बताया था। चलो, बहुत अच्छा। हाँ, मिसाल आप पिछले क्लास में थे, मेरा पिछला जो क्लास था टीडीएस का,
उसमें हमने ईपीएफ के बारे में कुछ बताया था, पता है? सर ईसीएफ वाला क्लास में तो नहीं थे सर। आपने वो क्लास नहीं देखा? सर रिकॉर्डेड अभी आया नहीं है ईसीएफ वाला। हाँ, गुरमीत आप हमें बता, ईपीएफ क्या है और उस पे क्या टीडीएस का क्या सेक्शंस है, कैसे अप्लीकेबल होता है? क्या सर? सर वो क्लास क्या नहीं पूछ है रहे हैं मैंने। सर? गुरमीत साउंड जा रहा है आपके पास? यस सर। सर हाँ, वो क्लास नहीं आप- है मैंने। अच्छा, आपने क्लास नहीं किया था, पिछला क्लास? अंजलि आप बताओ। सर वो क्लास में हम नहीं थे, क्लास नहीं किए थे, अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। मोनू आप बताओ। यस सर, पीपीएफ। हाँ, पीपीएफ में मैंने जो कुछ पीएफ बताया ऑन ईपीएफ पे, मैंने कुछ बताया था, उस बताओ आप। पीपीएफ जो सर सैलरी में जो पीएफ काटा जाता है वो एपीएफ होता है सर। एपीएफ का सर मतलब होता है सर, जो 15,000 तक जो सैलरी रहेगा सर, उसमें सर 12% कटेगा सर। अगर सर 15,000 से ज्यादा रहेगा तो सर 1,800 सर मतलब कि कटेगा सर। और इसमें सर एपीएफ सर 5 साल पर सर कोई टैक्स नहीं, अगर पैसा कोई निकालता है तो कोई टैक्स नहीं काटा जाता है। अगर 5 साल से नीचे कोई भी सर पैसा सर कोई भी निकलता है उसमें सब टैक्स काटा जाता है। अगर 50,000 से ज्यादा निकालेगा तो उसमें सब टैक्स काटा जाएगा सर। तो एपीएफ होता है सर, तीन होता है सर। चलिए ठीक है। आप में से और भी कोई बता सकते हैं, आप में से कोई खुद से, पीपीएफ ना, जैसा कि आपने बताया? हाँ बताइए। पीपीएफ मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। सर ये रिटायरमेंट स्कीम होती है जो अवेलेबल होती है सारे सैलरीड पर्सन के लिए। और सर ये एडमिनिस्ट्रेट होती है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और सर इसमें अगर जिसकी सैलरी 15,000 तक है, उस उसमें ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का 12% कट होगा। लाइक 18,000 एंड 18,000 दोनों का कट होके वो पीएफ में बन जाएगा, पीएफ अकाउंट में जाएगा। और सर अगर कोई भी अपने ईपीएफ अकाउंट से 5 ईयर से पहले सैलरी निकाल लेता है तो टीडीएस कट होगी। अगर 16,000 से ज्यादा निकालता है तो टीडीएस कट होगी उसमें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, उज्जवल कुमार आप हमें बताएं, न्यू टैक्स स्लैब रेट। क्या सर? न्यू टैक्स स्लैब रेट। नो टैक्स। 0 से 3 लाख तक का 0% प्लस 0 है। और 3 से 6%, 5, 3 से 9 लाख 5%, और 6 से 9 लाख 10%, और 9 से 12 15%, और 15 से 18 20%, और इससे 20 से ऊपर जाएगा मोर देन 30 लाख 30%। चलिए ठीक है। हाँ, सतीश आप हमें बताएं, हम ईपीएफ में से यस कितना पैसा निकालेंगे तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, उसकी लिमिट क्या है? सर, 15,000 अगर 15,000 पे टैक्स। आवाज आ रही है ना मेरी सर? आप फिर से बोलिए, साउंड हेलो, नहीं आया था आपका, फिर से बता दीजिए। आवाज आवाज अब आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अभी साउंड आ रही है, बताइए। सर अगर एवर 50,000 रहता है तो टैक्स लगेगा, अगर बिलो रहता है तो सर टैक्स नहीं लगता। उसमें एक टाइम पीरियड भी होती है, कितने टाइम के बाद? 5 years की सर।
5 ईयर्स, हाँ, 5 ईयर्स के अंडर में निकालते हैं तो उसमें टैक्स लग जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन, यदि आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ है तो आपका कितना ईपीएफ में कितना पैसा जाएगा, एग्रीगेट अमाउंट? क्या बोले सर, फिर से बोलिएगा। यदि आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ है तो आपके पीएफ फंड में कितना अमाउंट डिपॉजिट होगी? 1 मिनट से कैलकुलेटर को बता दें। आप में से कोई? यस सर, सर 1800। कितना अमाउंट बताया सर? सर 15,000 महीना से का ज्यादा 36 हो सैलरी जाएगा है। सर। सर आप कितना पेमेंट सर कितना बताया? दोनों अमाउंट हो जाएगी सर 1800। सर 18% सर सैलरी का रहेगा और गवर्नमेंट सर 18% देगी, दोनों सर का 1800 36 हो जाएगा सैलरी का सर। रहेगा और 1800 जो और जितना कटेगा उतना एम्प्लॉय देगा, जो हमारा ऑनर रहता है वो देगा। सर तो उसमें ना 3600 होगा। 36 3600 होगा सर, उसमें 50-50 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होगा। बहुत बहुत अच्छा, अपने आप को सभी नोट किया। यस सर, 3600 होगा। अंकित राज पटेल, आपसे क्वेश्चन ये है कि हम यदि आपका टीडीएस कट करें तो हम क्या कहलाएंगे? डिडक्टर। और जिसका टीडीएस कट होता है? डिडक्टिव। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या आपका अभी इसमें 1-2 दिन अभी थ्योरी चलेगी टीडीएस की क्लास में, उसके बाद हम लोग सीधा पोर्टल पे चले जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कैसे हम लोग को टीडीएस फाइल करना है। हम कुछ डाटा ले करके आपको वो बताएंगे कि वो यूटिलिटी क्या होगी, आपकी यूटिलिटी क्या है, उसको यूज करना है ना, कैसे उसमें डाटा पुटअप करना है, उसके बाद उसको जेसन फाइल बना के कैसे उसको अपलोड करना सर है। ये सेक्शन बताया था उसको डिफाइन नहीं किए गया था शायद अब। ठीक है, हम फिर से वो डिफाइन करते हैं, कोई इशू नहीं। डिविडेंड ये सब सेक्शन चल रही है, सब डिफाइन। एक क्वेश्चन था, उसके बाद आगे हमने क्वेश्चन एक आपको बताए थे, सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। जामिल, जामिल आप बताओ, साउंड क्या था जामिल आपके पास? अच्छा, आप में से कोई बता। जैसे टीडीएस ऑन सैलरी की जो सेक्शन होती है तो उस पे किसी की सैलरी पे यदि टीडीएस कट होती है तो उसका फिर बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या उसका प्रोसेस है बेनिफिट लेने का? आप में से कोई भी? क्वेश्चन एक बार और से रिपीट करेंगे? यदि सैलरी पे टीडीएस कट होता है तो टीडीएस का बेनिफिट लेने का क्या प्रोसेस है, फिर आपको कैसे आईटीआर रिफंड? आईटीआर फाइल करना। इस कंडीशन में आईटीआर यदि आप फाइल करेंगे तो कब आपको टीडीएस का बेनिफिट मिलेगा, रिफंड कब होगी? जैसे हम नहीं समझे सर, रिफंड का भी कंडीशन सर क्या क्या होता है सर? मतलब कौन? सर अगर टीडीएस ज्यादा कट जाए तो उसके वजह से उसका हाँ, रिफंड हो सकता है, टैक्स रिबेट हो सकता है। आप बिल्कुल सही। आईटीआर फाइल करेंगे
उसके बाद देखेंगे यदि उसका टीडीएस एक्सेस अमाउंट कट गया है उसके टैक्स लायबिलिटी से, तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट जो होती है रिफंड कर देती है। ऑटोमेटिक रेट ऑफ फुल हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है उसको। जब आपका टीडीएस का कट गया उस केस में रिफंड होती है। यदि लो अमाउंट कटी है तो आपको और पेमेंट करनी होती है टैक्स। यहाँ पे देखिए मैं कुछ पीडीएफ दिखाना चाहूँ। तो आज हम लोगों का टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम ईपीएफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ये मैंने लास्ट में पिछले क्लास में मैं लास्ट में थोड़ा सा मैंने बताया था इसमें, बट इसमें मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक्सेल सीट दिखता है। यस सर। टीडीएस ऑन ईपीएफ। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये होता क्या है, और इसमें आपने शायद देखा होगा जब हम लोग टैली की क्लास में थे तो ये स्लिप का एक आपका टॉपिक आया था, उसमें हमने आपको ईपीएफ का लेजर बना के बताया था कि कैसे अमाउंट कैलकुलेट होता है, कैसे डिडक्ट होती है, वो सभी बताया गया आपको उस टाइम। और यहाँ पे भी देख लीजिए ईपीएफ में क्या कंडीशन होती है। सैलरी, किसी एम्प्लॉई की सैलरी अप टू 15,000 है, तो आपका जो ईपीएफ है, ईपीएफ में बेसिकली फ्यूचर प्लान के लिए बनाया जाता है, कमाई करनी है। ईपीएफ में कितना पैसा फंड कितना ट्रांसफर होता है। ईपीएफ बेसिकली एक एम्प्लॉई का होता है जो उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए बनाई जाती है कि जब उनकी एज एंड हो जाएगी, मतलब जब वो जॉब से रिटायर होंगे तो उसके बाद उनके पास कुछ इनकम का होनी चाहिए, फंड इनकम का कुछ सोर्स होनी चाहिए। तो ईपीएफ में पैसा डाला जाता है, पीपीएफ अकाउंट में पैसा डाली जाती है, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट की जाती है, वो अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो उसमें से एक आपका ईपीएफ है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। इसमें अमाउंट कैसे डिपॉजिट होता है, कितना डिपॉजिट होता है, वो यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि किसी कंपनी, मान लीजिए मोनिका जॉब कर रही है, उसका कितना पीएफ कटनी चाहिए। यदि किसी की सैलरी 15,000 है तो 12% ऑफ द सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। और किसी की सैलरी मोर देन 15,000 है तो इस केस में कितना होगा, 18। ये आपके ईपीएफ फंड में
ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, आपके सैलरी से कट करके उसमें डिपॉजिट हो जाएगी। और जितना अमाउंट आपके सैलरी से कटेगा ईपीएफ के फॉर्म में, उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर जो है, जो ऑनर है, उतना ही पैसा वो उसमें डिपॉजिट करेगा। सर ये अब अपने मन से ज्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते 1800 का अमाउंट? क्या हुआ? ये कोई अगर चाहे कि मेरा 1800 से ज्यादा कटे तो हो सकता है ना सर? देखिए, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, लिमिट सेट किया गया है, वो उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है कि आप जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए सर एक किसी के क्वेश्चन है। साथ। हाँ हेलो हाँ, बताइए। सर, क्वेश्चन ये 12% ऑफ सैलरी जो है, हम्म, मतलब 6% एम्प्लॉय का और 6% एम्प्लॉयर का, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो या नहीं। 12-12? नहीं, मोनू बताओ आप, अभी बताओ, मैंने जो बता रहा। या ये ना सर, एपीएफ। नहीं, इसमें सर एम्प्लॉय का कितना जाएगा और एम्प्लॉयर का कितना जाएगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। दोनों का 12-12% जाएगा, और इसमें जो है मोर देन 50, इसमें 1800 दोनों का जाएगा, मतलब 1800 आवाज उसमें नहीं आ रही सर। 1800 ऐड हो जाएगा। हेलो। हेलो। सर वो आप क्या बोलिए है? सर, आवाज नहीं आ रही है। साउंड, मेरा साउंड जा रही है, मेरा भी साउंड में आ रही इशू है है। सर, आ रहा आ है रही सर, है आ सर, रहा आ है। रही है। देखिए, तो इसमें ये बताया गया कि आपका जो ईपीएफ है, इसमें यदि आपकी सैलरी 15,000 तक है तो आपका 12% कटेगा। 12% जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, किसी की सैलरी 12,000 है तो उसके ईपीएफ में कितना पैसा जाएगा, इसका आप 12% निकालेंगे। 12%, 1440। और सेम अमाउंट जितना आपका सैलरी से कटा है ईपीएफ में, सेम अमाउंट 1440 आपके एम्प्लॉयर भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसमें डिपॉजिट करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट 2800। मतलब ये है कि 12-12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों में। हाँ, यदि सैलरी 15 से ज्यादा है तो 18। चलिए, अब ये तो ईपीएफ में पैसा कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे फंडिंग होती है, ये आपको पता चला। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जितने भी आदमी सर आप नहीं। लोग ज्वाइन है। सर जैसे कि 1800 रुपये जो है, वो अगर हमारा 15,000 से कितना भी ज्यादा होगा तो 1800 ही कटेगा। हाँ ठीक, हाँ ये स्टैंडर्ड सेट है, 1800 आपका कटेगा। से कम अगर कट सर सकता है पंद्रह या हजार उससे पाँच ज्यादा? सौ है तभी भी सर 1800 कटेगा सर। हाँ, उससे अगर 1 भी रुपया ज्यादा है, जैसे आपका यहाँ पे सैलरी 15,500 है तो आपका 1800 कटेगा, क्योंकि एक्सेस मनी, एक्सेस सैलरी आपका 15,000 से जाती है, ज्यादा है। मतलब ये 18 से जो अमाउंट सेट है उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है ऐसा। नहीं, ये लिमिट है, और ये सर, लिमिट सेट है। सर बिलो 15,000? ये है ना, अप टू 15,000 का, ये 12% ऑफ द सैलरी। आप यहाँ पे ये देखिए कि आपका ईपीएफ में पैसा कैसे जाएगा, कैसे ये फंडिंग हो रही है। अब इसका मेन मोटो है कि हम लोग इस पे टीडीएस का कैसे कैलकुलेशन करें। सर हाँ, अगर 15,000 रुपए से अगर हमारी सैलरी ज्यादा होती है तो फिर क्या 1800 ही कटेगा या फिर उसके हिसाब से कटेगा, सैलरी के हिसाब से कटेगा? अभी मैंने बताया ना, वही चीज तो मैंने बताया आपको। यदि सैलरी 15,000 से ज्यादा आपकी है, मोर देन 15,000, तो आपकी 1800 पर टीडीएस कट, सॉरी, ये ईपीएफ में पैसा ट्रांसफर होगा। 1800 ये हो गया, और सेम अमाउंट 1800 उधर से डिपॉजिट होगी। सेम अमाउंट कौन सा सर?
ईपीएफ में पैसा फंडिंग कैसे होता है, जितना आपका सैलरी से कटेगा ईपीएफ में उतना ही पैसा आपके जो एम्प्लॉयर है, जो ऑनर है, उतना ही पैसा उसमें डिपॉजिट करेगा, जी सेम अमाउंट। सर मैं ये आई पूछना बात। चाह रहा हूँ कि अगर 15,000 रुपए से अगर हमारी सैलरी ज्यादा हुई तो सिर्फ 1800 ही कटेगा या फिर उससे फालतू भी कटेगा? ये सिर्फ एक ही अमाउंट कटता है उसके बाद? ये अमाउंट कटता है 50,000 से ज्यादा होता है 1800 ही बस। सर मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि 15,000 से कम भी आप वही बता रहे हैं 12%, ज्यादा भी वही बता रहे हैं। नहीं सर ज्यादा वो नहीं बता रहे हैं, आप मुझे क्या है, मेरी वॉइस जा रही है? जिशान, जिशान समझो, अगर तुम्हारा सैलरी 15,000 से कम है, मान लो 14,000, तो 14,000 का 12% तुम्हारे सैलरी से कटेगा, और जितना सैलरी से तुम्हारा कट गया अमाउंट उतना ही जो तुमको सैलरी पे कर रहा है वो भी तुम्हें देगा। लेकिन अगर तुम्हारा 15,000 से ज्यादा सैलरी है तो तुम्हारे सैलरी में से 1,800 का एक लिमिट होगा, वो कट जाएगा, और 1,800 तुम्हारा एम्प्लॉयर भी देगा। ये तुम आगे पीछे इससे ज्यादा करवा सकते हो, यो कुछ कंडीशंस है, तब मतलब कम से कम 1800 तो तुम्हारा कटना ही कटना, मतलब कटना ही हाँ, कटना। 15,000 के लिए। 1800 फिक्स है। ठीक है, अच्छा आगे चलो। ठीक है। चलिए। ठीक है सर। तो ये पैसा फंड जो आपके ईपीएफ में पैसा फंडिंग होते गया है ना, ये इंक्लूड होते गया। अब मान लीजिए कि 5 ईयर हो गई है ना, पैसा आपका एक्सेस अमाउंट हो गया, कुछ ज्यादा हो गया। 5 ईयर के बाद यदि उसमें से पैसा आप निकालेंगे तो उसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। यदि उससे पहले आप ईपीएफ में से पैसा निकालेंगे तो आपका जो भी पैसा निकालेंगे उस पर 10% से टीडीएस कटेगा। आप सपोज कीजिए कि ईपीएफ फंड में से आप 2 लाख रुपया आपने निकाला है। ठीक है। तो इस पे कितना टीडीएस आपका कटेगा, टीडीएस का रेट कितना होगा, 10% के हिसाब से 20,000 आपका टीडीएस कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, यदि आप, लिमिट क्या है, यदि आप अप टू 15,000 पैसा अगर निकालते हैं फंड से तो आपको उस पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। ये बिलो अमाउंट का लिमिट है। मैंने क्या बताया, ईपीएफ में यदि 5 साल के बाद आप पैसा निकालते हैं तो कोई आपका टीडीएस रेट नहीं कटेगा, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगी। लेकिन आप 5 साल से पहले उसमें से पैसा निकालते हैं 50,000 से ज्यादा, लिमिट कितनी है, 50,000, 50 से यदि आप ज्यादा निकालते हैं तो रेट ऑफ टीडीएस 10% है, आपका 10% से टीडीएस कट जाएगी। और यदि आप 50,000 से कम यदि आप 50 से कम निकालते हैं उसमें से तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ बताइए, किनका क्वेश्चन है। सर मैं पूछी थी कि 50,000 से कम निकालेंगे तब। हाँ तो नहीं कटेगा। सर इसका भी कुछ लिमिट होता है क्या कि कब कब निकाल सकते हो? हाँ, उसका आपका वो सर डिसाइड किया। सर अगर ऐसा सर लिमिट ना अपन रहे तो अगर किसी का कट रहा हो और जैसे ही 50,000 होने वाला हो फिर निकाल लेगा टीडीएस कटने से बचने से भी? नहीं तो उसका कुछ लिमिट होता है, वो डिसाइड की जाती है, जहाँ से वो ईपीएफ निकलता है ना, वो ऑफिस वहाँ पे डिसाइड होती है कैसे आपको करना, मंथ देना है, वो अमाउंट के ऊपर डिसाइड होती है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सर, जब हम टीडीएस 5 साल बाद 5 साल से पहले निकालते हैं तो उसके सर जो टीडीएस कटेगी मेरा, तो जो अमाउंट रहेगा तो उस पे कितना अमाउंट का जो भी रहेगा तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग उसमें टीडीएस कटेगी या फिर उसका कुछ फिक्स होगा? काम जो भी है। सर अब जा रही है? सर हाँ 50,000 से लेकर के 2 लाख तक 10% कटेगा मतलब? आपका कौन सा कंसेप्ट हो जाता है, मैंने भी कहाँ बताया 2 लाख तक 10%। सर 2 ही मैंने लाख तो लिखा है ना। मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको।
आप 3 लाख निकालेंगे तभी 10% ही लगेगा। आप 60,000 निकालेंगे तभी 10% लगेगा। मैंने एक लिमिट बताया आपको सर कि 50,000 में 10% कटेगा सर? 50,000 से जैसे आप निकालेंगे ज्यादा तो सर आपको मेरा 10% सर भाई लगेगा। हम भी सर बोल मेरी रहे हैं। सर मेरी वॉइस जा रही है सर? हाँ अभी बताइए। सर मेरा ये कहना है कि 10% जो टीडीएस है, टीडीएस रेट सर हम जब निकालेंगे उसका एक फिक्स रहता है कि आपको इतना टीडीएस रेट पे, मतलब आप जब पैसा 5 साल से पहले निकाल रहे हैं, अगर हम टीडीएस सर कट रही है हमारी ईपीएफ अकाउंट से, तो सर उसका कुछ फिक्स परसेंटेज होगा ना कि इतना परसेंटेज आपकी हाँ कटेगी। वही वही फिक्स परसेंट ही है, 10% फिक्स रेट है। मतलब 10% सर फिक्स रेट है, वो जितना भी आपका अमाउंट है, मतलब 50,000 से ऊपर। आप 50। साल में मतलब कोई लिमिट है कि इतने महीने या फिर इतने ईयर में ही अगर आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 6 महीने में आपको एक बार अगर टीडीएस ये अपने टीडीएस के अमाउंट निकाल रहे हैं तो उसका फिर दोबारा निकालना होगा, तो कोई ऐसा लिमिट होगा या फिर 2 महीने या 3 महीने बाद निकालना है ऐसा कुछ? देख यहाँ पे जो आपको मैंने भी बताया टीडीएस का सेक्शन, ये टीडीएस का सेक्शन 192A सेक्शन है। ये बेसिकली इसमें क्या आता है कि आपको सेक्शन याद रखनी होती है किसी भी सेक्शन में, क्योंकि टीडीएस में सेक्शन वाइज रिपोर्टिंग होती है और जब भी आप जाएंगे कहीं पे तो सेक्शन आपसे पूछा जाएगा, तो ये सेक्शन ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब मैंने ये अभी सेक्शन में ये बताया कि आप जब ईपीएफ से पैसा निकालते हैं तो उस पे क्या टीडीएस की रेट होगी और कैसे टीडीएस कैलकुलेट होगी। तो जब आपको पैसा मिलेगा उसी समय आपकी टैक्स कट हो जाएगी, मतलब आपका टीडीएस कट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट। वही कंडीशन यहाँ पे बताया गया जो मैंने आपको बताया कि यदि 5 ईयर से कम का होता है तो उसमें टीडीएस कट होता है, यदि 5 से ज्यादा हो गई टाइम पीरियड तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स या टीडीएस की अमाउंट नहीं कटेगी। सर 5 साल बाद ईपीएफ से कितना भी पैसा लगा ले तो एग्जाम्प्ट ही रहेगा हाँ जितना आपकी पैसा टीडीएस? है उतना ही पैसा निकालेंगे। हाँ सर, जितना पैसा हमने जमा करा है, अगर हम 5 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो उस पर हाँ हमें एग्जाम्पशन मिलेगी टीडीएस की। हाँ वो एग्जाम्पशन आपका मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखिए हम आप, 5 हाँ बताइए। अगर हम 5 साल से पहले नहीं, आप 5 साल के बाद निकालेंगे तो आपका कोई उस पर टीडीएस नहीं लगेगी। अगर सर 5 नहीं नहीं, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ऊपर चैट बॉक्स में डालिए क्या पूछना चाहते हैं। यदि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट 50,000 से कम की होगी तो उस पर आपका टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगी। क्या क्वेश्चन था चैट बॉक्स में डालो आप। और भी किसी को कोई कंफ्यूजन है टीडीएस के रिगार्डिंग टीडीएस ऑन ईपीएफ में, चैट बॉक्स में डालो। सर हाँ सर एपीएफ जो हाँ, मिलता है सर एपीएफ एक ही बार ना खुलता है सर? अगर किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ एपीएफ माने कि कर रहा है, अगर वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो फिर दूसरा कंपनी में जाना तो वहाँ पर भी एपीएफ खुलाना पड़ेगा, माने कि पीएफ कटेगा ऐसे? देखिए इसमें क्या होता है, ईपीएफ में क्या होता है कि एक आपका ईपीएफ अकाउंट मिलता है, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। तो आप जिस कंपनी में जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि आप 2 साल किसी कंपनी में काम किए हैं, वहाँ आपका ईपीएफ कटा आपके, हाँ देख देख लेते हो सर, आपका ईपीएफ में 2 साल तक उस कंपनी से पैसा कटा, आप फिर न्यू कंपनी चेंज करना चाहते हैं
तो आपका ईपीएफ में जो भी पैसा है वो ट्रांसफर उधर हो जाएगी। अब उसी ईपीएफ अकाउंट में वहां से टीडीएस, वहां से जो आपका ईपीएफ का पैसा कटेगा वो उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आपको अलग से अकाउंट ओपन करवाने का नीड नहीं है। तो सपोज अगर सर किसी कंपनी में ईपीएफ नहीं कटता हो, और पहले से मैंने जिस कंपनी में काम किया हो वहाँ पे ईपीएफ कट रही है, और फिर हम जहाँ कहीं न्यू कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे ईपीएफ नहीं कट रहा है, जिसमें नहीं कटता है तो उस हिसाब से कंपनी, मतलब आपके ईपीएफ अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। ना तो जो ईपीएफ अकाउंट जो है वो यूनिवर्सल हो गया, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए हो गया सर, तो इसको हम कंटिन्यू हाँ, कर सकते हैं। हाँ, एक हाँ, बार आपका उसमें वो, पैसा, हाँ, पैसा सर उसमें पेमेंट हो नहीं हो लेकिन वो रहेगा सर मेरे नाम पे। हाँ, सर इन फ्यूचर कोई दूसरा ईपीएफ अकाउंट नहीं खुल सकता है अगर क्या लास्ट में क्या भी बोलिए आप? नहीं आने। नहीं आ रही। हाँ, उज्जवल का क्या क्वेश्चन है? 5 साल के बाद निकाला। इंटरेस्ट का अलग केसेस है ना, इंटरेस्ट का वो मिलेगा वो। अभी हम लोग टीडीएस का पार्ट का देख रहे हैं, टीडीएस नहीं कटेगा वो। सर इंटरेस्ट ईपीएफ का हमारा पैन से जुड़ा हुआ होता है ना, कि अलग जब भी अलग खुलता रेट। है तो पैन कार्ड के जरिए। हाँ, पैन कार्ड के जरिए होता है। चलिए, सर 5 सेकेंड हम साल लोग तक का देख। क्या बताए थे? 5 साल तक आपका नहीं कटेगा, मतलब 5 साल के बाद आप पैसा निकालेंगे तो वहां पे टीडीएस आप कट नहीं होगी, वही मैंने बताया। कितना भी अमाउंट सर? हाँ, जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट पे। अच्छा। चलिए, आगे है, जिसे आप किसी कंपनी का शेयर आपने परचेज किया है ना, या किसी बॉन्ड में आपने पैसा लगाया है, किसी डिवेंचर में आपने पैसा लगाया है, किसी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इस सब में आपने पैसा लगाया और वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रही है। तो क्या उस इंटरेस्ट पे कितना टीडीएस कट होनी चाहिए, टीडीएस का रेट क्या है ना, कौन हमें पेमेंट करेगा तो हमें टीडीएस कट, मतलब कौन हम पे टीडीएस काट सकता है, ये यहाँ पे कंडीशन है। तो सिक्योरिटी का मतलब सिंपल है, एक ऐसा, इसको आप एसेट मान सकते हैं कि आप यदि कंपनी में कोई बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, या आप डिवेंचर में पैसा लगा रहे हैं, या शेयर के डिफरेंट टाइप में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी होती है। तो वहां से कुछ ना कुछ आपको पैसा मिलेगा। क्या आप सबको पता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये डिवेंचर क्या होता है? कोई बता सकते हैं? तो सर ड्यूटी बताइए। से चलिए, हाँ, लगभग सही है। आप में से और भी कोई बता सकते हैं? मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर क्या है। सर इक्विटी शेयर सर, जिसमें सर कितना शेयर होल्ड करता है सर, कितना इंक्रीज करना डिक्रीज होता है सर इक्विटी शेयर में सर। इक्विटी शेयर जो होता है और प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों शेयर का ही पार्ट है। और डिवेंचर जो है या बॉन्ड्स हो गया, ये एक तरह का लोन का पार्ट हो गया। यदि आप डिवेंचर में पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंपनी को लोन दिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है।
बॉन्ड में आप पैसा लगाते हैं तो बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप का होता है, तो बॉन्ड में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। शेयर में क्या होता है कि इक्विटी शेयर वाले जो होते हैं वो कंपनी के ऐसे मेन मालिक उनको बोल सकते हैं आप, उनको वोटिंग का राइट होता है, वो कंपनी में अपना वोट दे सकते हैं। बट जो प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि कंपनी को कोई प्रॉफिट हो या कोई लॉस हो, या कम मान लीजिए कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को पैसा रिटर्न की जाती है। तो सिंपल में आप ये समझे कि जो शेयर में पैसा लगता है उस पर डिविडेंड मिलती है, और जो आपका बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, या आपने किसी को लोन दिया है उस पे जो पैसा आपको मिलता है वो आपका इंटरेस्ट का हो गया। तो इस केस में 10% आपका टीडीएस कट हो गया। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 20 लाख इन्वेस्टमेंट किया है इन डिवेंचर में या बॉन्ड्स में, और इसका रेट ऑफ आपको वहां पे 12% इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए एनुअल बेसिस पे। तो एक साल का कितना इंटरेस्ट हो गया आपका? 2,40,000। अब ये जो 2,40,000 है इस पे आपका 10% टीडीएस कटेगा, 24,000। आई बात समझ में? जितना आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जितना पैसा आपने डिवेंचर में या बॉन्ड्स में लगाया है, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिला उसका 10% आपका टीडीएस कट होगा। सर फिर से बताइए तो सर, डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर। मान लीजिए आपने किसी डिवेंचर में कहीं पे आपने पैसा लगाया है 50 लाख, ठीक है, और वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5% है, तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला? यदि 50 लाख का डिवेंचर आया सर, एनुअल बेसिस पे यदि आप देखा जाए तो सर ये 50 5 लाख का लाख डिवेंचर लगाया है। क्या बोले? सर ये 50 लाख जो लेके डिवेंचर लगाया है, क्या बताएंगे जी देखो। हाँ, हाँ, आपने पैसा लगाया है कम, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना? ये सर मिलेगा सर। तो वही यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 2,50,000 हो गई। हाँ, और इसका आपको 10% टीडीएस कट जाएगा तो 25,000। चलो, आप ये बताओ, ये मान लो कि आपने 60 लाख आपने लगाया है, ठीक है, तो आपका 12% इंटरेस्ट रेट है, तो आपका टीडीएस कितना कटेगा? अमाउंट कितनी होगी बताओ आप? $7,20,000 इंटरेस्ट अमाउंट है क्या हम लगता है? 12% 7,20,000 सर, 12% का सर 7,20,000 होगा सर। सर बताइए। सर शेयर और इस शेयर वाले केस में कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, जैसे उसमें 50,000 तक बोल रखी थी। नहीं नहीं है, इसमें तो मतलब 10% कटेगा, कितना ही आपको इंटरेस्ट, कितना आपको डिविडेंड मिल रहा हो या फिर इंटरेस्ट मिल रहा हो, उसमें 10% ही कटना। हाँ, ठीक है। इंटरेस्ट की बात हो रही है, डिविडेंड वाला अलग सेक्शन, ये आपका इंटरेस्ट का है। तो ये डिबेंचर और बॉन्ड वाला है। हाँ, डिवेंचर बॉन्ड्स वाला। ठीक है सर। सर 72,000 7,00,000 इंटरेस्ट हुआ। कितना आपने कैलकुलेशन कितना किया है? रेट ऑफ 60 लाख का 12%। 72,000 7200 हो जाएगा फिर। सर 72,000 और 7200। नहीं ना,
72,000 हो जाएगा। 7,20,000 का 10%, उसका सर 10% निकाल 7,20,000 का, सर 10%। 7,20,000 का 7,20,000 होगा ना सर? सर 7,20,000 इंटरेस्ट है, हाँ और उस पर टीडीएस कटेगा 10%, तो 72,000 आएगा सर। हाँ वही वही मैंने टीडीएस का अमाउंट आपसे पूछा मैंने। हाँ यस सर। ये सबका 7,20,000 क्यों आ गया? वो सर हाँ 12% निकाल के दे दिया। नहीं ना, उसके बाद भी आपका 10% निकालना था। यहाँ पे आपने देखा नहीं, मैंने 10% आपका नहीं सर, निकाला। वही 10% निकालने के बाद 72,000 आएगा, लेकिन सबका है 7,02,000 सर 20,000। 72,000 का 10% निकलेगा ना? नहीं 7,20,000 का निकलेगा। आप 60 lakhs का आप 12% निकालेंगे तो 7,20,000 होगी, और उसका फिर आपको 10% निकालना है, तो वो आपका टीडीएस का अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये था आपका बताया गया है कितना परसेंट आपका। सर मतलब जो टीडीएस अमाउंट है सर वो इंटरेस्ट पे कटेगी, प्रिंसिपल पे से नहीं कटेगी? जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका 10% टीडीएस कट हो जाएगी। कटेगी। जो भी आपको अमाउंट मिलेगा, जो भी आपने पैसा लगाया है, कंपनी का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका। आपको सर मतलब इंटरेस्ट में सर जितना प्रॉफिट होगा उस पे सर 10% टीडीएस कट जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट पे सर वैसा कुछ नहीं कि प्रिंसिपल, जैसे ठीक है सर सर, हम ठीक है, आगे। अगर हाँ, तो फर्स्ट मैंने आपको ये बताया कि यदि आप बॉन्ड में या डिवेंचर में पैसा लगाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। और डिविडेंड कब मिलेगा? जब आप शेयर में पैसा लगाए हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। क्या किसी को पता है डिविडेंड होता क्या है? कोई हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं डिविडेंड का? जो सर बड़े बड़े कंपनियां से जो सर प्रॉफिट मिलती है सर डिविडेंड होता है ना। सर आप जितना शेयर होल्ड करते हो प्रॉफिट का, ये सर उतना प्रॉफिट। परसेंटेज हो जाता है डिविडेंड। क्या बोले सत्यम, फिर से बोलिए। सर अगर कंपनी अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ शेयर जो होता है, जितना शेयर हम होल्ड करते हैं उसके हिसाब से कंपनी वो डिविडेंड देती है, उसका हिस्सा, प्रॉफिट का अपना हिस्सा। बट वो भी सर कुछ कंडीशन पे डिपेंड करती है सर। अगर कंपनी का प्रॉफिट ना होता हो फिर भी वो डिविडेंड दे सकती है। उसका कुछ अलग कंडीशन है, कंडीशन बता सकते यस। हैं? पता है? यस सर, प्रीवियस 3 ईयर का जो उसका जो दिया होगा डिविडेंड उसका एवरेज से कम होता है। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 15% उसका होना चाहिए उसका। ये सब कंडीशन उसका सब। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली ये हम बता रहे हैं कि आप कंपनी में पैसा लगाए हैं, ठीक है। यदि किसी के ईयर में, किसी करेंट ईयर में आपको कंपनी से डिविडेंड मिला है, डिविडेंड का अलग कंडीशन होता है, हमने कंपनी लॉ में आपको डिटेल में बताया, यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। तो जो भी आपको डिविडेंड का पैसा मिलता है उस डिविडेंड पे आपका टीडीएस कटेगा। सर कितना परसेंट कटेगा? पता? तो बेसिकली अभी यहाँ देखना है कि डिविडेंड होती क्या है। तो डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट के कुछ पार्ट में से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सिंपल वर्ड में यदि आप समझे तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में पैसा लगाए हैं, सपोज आपने टाटा कंपनी में पैसा लगाया है 5 लाख, ठीक है, और आपने 5 लाख में 2500 शेयर परचेज किया है। और कंपनी का मान लीजिए प्रॉफिट हो गया 100 शेयर, ठीक है। तो जितने कंपनी का प्रॉफिट होगा ये टोटल के टोटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा वो। इसमें से वो मान लीजिए कि वो 60 शेयर उसने रिटेन किया है, मतलब खुद वो रख लिया, ओनली 40 शेयर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है।
आप ये जो कीजिए कि कंपनी के शेयर थोड़े 1 लाख है, 1 लाख शेयर है, तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? तो आप देखिए डिविडेंड की टोटल अमाउंट कितनी है, 40 करोड़ है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 लाख है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक शेयर पे डिविडेंड का अमाउंट मिल जाएगी। और आपने टोटल कितना शेयर आपने परचेज किया है, 25 का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिल जाएगी। अब ये जो डिविडेंड का अमाउंट मिला, इस पे आपको टीडीएस कट होता है। यहाँ पे अमाउंट ज्यादा हो गया, मान लीजिए कि आप 250 शेयर आपने परचेज किया है, एक शेयर का आप डिविडेंड निकालें, कितना है, 40 शेयर है, डिवाइड 1 लाख, और इसको आप मल्टीपल क्या है। तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला, अमाउंट आपकी हो गई 4000, ठीक है। आपके पास टोटल कितना शेयर था, 250, तो 250 मल्टीपल 4000, यहाँ पे 10 लाख आपको डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे अमाउंट आप ज्यादा कर लीजिए, मान लीजिए कि आपने 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने पैसा लगाया था 50 लाख, और उस हिसाब से आपने 250 शेयर परचेज किया, और कंपनी के पास कंपनी का टोटल प्रॉफिट 100 सीआर का हुआ, बट कंपनी ने 40 सीआर एज ए डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लिया कि हम 40 सीआर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए डिविडेंड मनी में। तो हमें एक शेयर का प्राइस निकालना, एक शेयर के प्राइस पे, तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने जितना शेयर होल्ड किया है आप उसको मल्टीपल करके अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये जो अमाउंट आपके पास आया, इस अमाउंट पे आपको टीडीएस देना होता है। वही चीज यहाँ देखिए बताएगा, यदि आपका 5000 से कम डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिविडेंड का अमाउंट है, तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। मान लीजिए आपको 4000 ही डिविडेंड का अमाउंट मिला, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और टीडीएस का रेट कितना होगा, तो 10%, जितने भी आपका अमाउंट होगा उसका 10% टीडीएस कटेगा। इस केस में कितना आपका टीडीएस कटेगा, एज एग्जांपल इसका आपको 10% निकालना है। 10 लाख का 10% आपका ये 1 लाख। ये समझ में आ रही है, बाउंस कर रहा है अभी जो मैंने आपको डिविडेंड का बताया। अब सर एक एग्जांपल कीजिए, एक सेकंड, एक और एग्जांपल। हाँ बताइए, हाँ बताइए क्या दिक्कत थी। सर ये हमने 100 करोड़ में से 40 करोड़ कंपनी बांट रही है, तो 40 करोड़ हम बांट रहे थे, 40 करोड़ अपॉन जितने हमने शेयर हैं, जैसे आपने बोला 1 लाख शेयर हैं इसमें, इनटू जितने हमने शेयर खरीदे थे कंपनी से, वो कर दिया हमने 250 शेयर, तो हमारा जितना हमें पैसा मिलना था वो आ जाएगा हमारे पास। हाँ वो हमारी डिविडेंड की अमाउंट हो गई, हमारी हाँ, पैसा अब तो उसका इन्वेस्टमेंट कर हमें दिया। उसका अब हम रेट, हम टीडीएस भी तो कटेगा ना उस पे, अब उस पर टीडीएस हाँ फिर काटेंगे, उसका टीडीएस कट जाएगा। तो हाँ टीडीएस कितना कटेगा सर? सर टेन टीडीएस परसेंट कितना कटेगा? टेन उस पर भी परसेंट 10%? ठीक है। अगर मतलब, अब वो ये बता दीजिए वो 5,000 का क्या है, मतलब 5,000 क्या बोल रहे थे आप, एग्जाम्पशन लिमिट, वो समझा नहीं मतलब। 5,000, 5,000 ये है कि आपकी यदि डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से कम का है, जी, तो आपका तो टीडीएस नहीं उस पर कटेगा। टीडीएस नहीं कटेगा। अगर नहीं लेकिन अब कटेगा। 5,005 रुपया है, अगर 5,005 रुपया है तो कटेगा, उसका दस हाँ परसेंट हम देंगे सरकार को। हाँ हाँ 10% कटेगा।
ठीक है। प्रॉफिट जो डिविडेंड जो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा आया तो देंगे। हाँ जी, हाँ, जितना ठीक है आपका सर। प्रॉफिट, जितना आपका डिविडेंड मिला है उसका 10%, यदि अमाउंट एक्सेस है 5,000 से तो। ठीक है, ठीक ठीक है। है सर। एक एग्जांपल आपको दूं कि आपने एबीसी लिमिटेड में का 300 आपने शेयर परचेज किया है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 300। ये आपका है, ये मान लीजिए कि अजय, टोटल शेयर कितना है कंपनी के पास? मान लीजिए 10,000 है, 10,000 शेयर्स है। और कंपनी का जो डिविडेंड का अमाउंट है, जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आप मान लीजिए 1.5 CR है। ठीक है। तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा और उस पे आपका टीडीएस कितना कटेगा, वो हमें कैलकुलेट करके बताइए आप चैट बॉक्स में। क्वेश्चन फिर से बोलिए ना। नहीं समझ में आया यहाँ पे सर। सर हाँ बताइए। सर वो क्वेश्चन फिर से बोलिए ना। हाँ देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपने किसी कंपनी में कुछ पैसा लगाया है, ठीक है, और आपने 300 शेयर परचेस किया है उस कंपनी में, लेकिन उस कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर्स है जिसमें आपने 300 परचेस किया है। और कंपनी की जो भी प्रॉफिट हुई है उसमें से वो 1.5 शेयर अमाउंट एज ए टीडी एज ए डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा और उस पे कितना टीडीएस का अमाउंट होगा वो आपको बताना है, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में बताया, फर्स्ट वाले एग्जांपल। आप कैलकुलेट करके देखिए, नहीं होगा मैं फिर से बता दूंगा, गलत सही कुछ भी हो बट उसको बनाइए आप लोग। सर पर शेयर का प्राइस क्या है? सर 4500 रुपये होगा सर। चैट बॉक्स में डालिए। आप लोग भी चैट बॉक्स में डालिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। डाल दिया सर। और किस करना है? तो रीता आप बताओ, आपने कैसे कैलकुलेशन की है, बताइए तो। सर थोड़ा सा बच्ची को फील करवा रहे हैं सर, बता रहे हैं। अंकित आप बताओ, अंकित। सत्यम आप बताओ। सर टोटल शेयर्स जितने थे उतने डिविडेंड को डिवाइड किया और उसके बाद इंटू 300 और उसका फिर 10% निकाल दिया।
देखिए, हाँ, बिल्कुल। कंपनी का डिविडेंड अमाउंट कितनी है? 1.5 CR, 1.5 है। इसको आपने डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000। इसको आपने 10,000 से डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको हम अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं। ये आपका 1500 हो गया एक शेयर का, और आपने टोटल कितना? 300 शेयर आपने किया। 1500 मल्टीपल 300, और आपका टीडीएस अमाउंट कितनी हो जाएगी? टीडीएस अमाउंट इसका 10%, ये जो अमाउंट है इसका 10%, ये अमाउंट उसका 45,000। जिसका 4,50,000 क्या उज्जवल क्या बोले? देखिए, ये डिवाइड किया गया है, आपकी जो भी नंबर ऑफ, मतलब जितने भी आपका डिविडेंड था उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया गया है। तो ये शेयर में है, इसको हमने अमाउंट में बदला, कन्वर्ट किया। तो 1500 एक शेयर पे आपको डिविडेंड मिलेगी। आपके पास टोटल कितना है? 300 शेयर है, तो आपको टोटल कितना मिलेगा? 4,50,000। लेकिन उस पे आपका टीडीएस अमाउंट कितनी होगी? तो 10% टीडीएस कटता है। तो हमने यहाँ पे 10% कैलकुलेट किया, तो 45,000 आ गई। आई बात समझ में उज्जवल, या अभी भी कंफ्यूजन है? 1500 कैसे लाए हैं सर? ये अमाउंट देखिए, जो जी हमने सर। कैलकुलेशन किया है उसको हमने करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो आपका ये टोटल अमाउंट है, इसको हमने पैसा में कन्वर्ट किया, रुपये में कन्वर्ट। 1.5 करोड़ को सर 10,000 से भागा दे करके। यदि मान लीजिए आपने किसी कंपनी में शेयर लगाया है और आपको 4590 रुपया मिला है टीडीएस का, सॉरी डिविडेंड मिला है, आपका टीडीएस कितना हो जाएगा? टीडीएस अमाउंट, रेट आपका 10% है, बताइए। तो 4590 है तो टोटल इस पे शेयर टीडीएस नहीं लगेगा ना सर? हाँ बिल्कुल सही, जीरो हो क्योंकि जाएगा। 5,000 से कम का अमाउंट 5,000 से नीचे है तो फिर उस पे तो टीडीएस कोई नहीं कटेगा, इस पे आपका 1 रुपया का टीडीएस नहीं लगेगा। सर हाँ, सर ऐसी लिमिट जैसा आपने इसमें शेयर की बताई कि 5,000 रुपए से ऊपर है तो टीडीएस कंपलसरी कटना ही कटना है 10%। ऐसी इनकम पे भी तो होता होगा। कितनी इनकम पे कटता है सर इनकम वो टीडीएस? कौन सी इनकम की आप बात बोल रहे हैं? टोटल इनकम का सर क्या? सैलरी, सैलरी सैलरी पे हाँ, अब तो कितनी सैलरी सैलरी के बाद टीडीएस? हाँ, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि यदि आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आपकी सैलरी हायर अमाउंट है, तो एज पर स्लैब रेट के हिसाब से आपकी सैलरी पे टीडीएस कट होगी। यदि आपकी सैलरी 2,50,000 से कम है एनुअल बेसिस पे, तो आपका टीडीएस नहीं कट होगा। सर बेसिक सैलरी है सारी सैलरी, टोटल सैलरी? एक टोटल तो बेसिक सैलरी होती आपकी है। जो नेट सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से, उसकी बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद टीडीएस कंपलसरी हो जाता है कटना। हाँ हाँ, यदि आपका 2,50,000 से कम सैलरी है एनुअल बेसिस पे, तो आपका टीडीएस नहीं कट होगा।
लेकिन जैसे उसे एक्सीड होगा आपका टीडीएस स्टार्ट हो जाएगा कटना। सर ठीक सर है वो सर। जो डिविडेंड बोल रहे हैं जो हमारा 5,000 से ज़्यादा होगा तो कटेगा, तो 10% कटेगा टीडीएस। तो वो जो डिविडेंड है वो एक शेयर पे है या फिर उसका उसका टोटल अमाउंट 5,000 होना चाहिए? आपको जो कंपनी से डिविडेंड के फॉर्म में जो इनकम मिला है वो यदि 5,000 से कम का है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। यदि 5 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे मतलब नहीं है, आपका कंपनी से बेनिफिट कितना आया इन अ सर ये फॉर्म ऑफ किसी एक डिविडेंड। कंपनी से आएगा 5,000 तो ना सर, या फिर अगर बहुत सारे कंपनी में अगर मैंने शेयर होल्ड किए हुए हैं और सबसे आप ये डिविडेंड आया है। सत्यम आप ये बताइए, पैन इंडिया में एक ही होता है कि अलग अलग होता है किसी पर्सन का? एक होगा एक ही सर। पैन होता है। तो जब आप शेयर परचेज करेंगे आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपका पैन यूज होगा, तो पैन के अकॉर्डिंग एग्रीगेट अमाउंट हो जाएगी ना। वही पूछना था सर कि मतलब एग्रीगेट अमाउंट पे ही मिलेगा ना, ये हाँ, उसी पे लागू होगा। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द टोटल डिविडेंड। चलिए उसके बाद आगे आपका है, आप जो शेयर आपने परचेज किया, सॉरी आपने जो डिविडेंड के आपने जो डिवेंचर या बॉन्ड में पैसा लगाया था, आपने स्टार्टिंग में देखा, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका अलग सेक्शन है। लेकिन उसके अलावा आपको कहीं दूसरी जगह से इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला। आपने किसी को लोन दे के रखा है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला। तो उस केस में आपके इनकम से जो इंटरेस्ट से जो इनकम हो रही है उस पे कितना टीडीएस कट होगा। डिवेंचर बॉन्ड के अलावा यदि आपको इंटरेस्ट कम इनकम आ रही है तो उस पे कितना टीडीएस कट होना चाहिए, कौन उसका टीडीएस काट सकता है, कब टीडीएस कटेगा, वो इस सेक्शन में बताया गया है, जिसका सेक्शन का नाम है 194A। ठीक है, तो इस केस में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन टीडीएस काट सकता है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कंडीशन ये है कि उसका जो बिजनेस का सेल वैल्यू है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, अच्छा इसमें ये बताया गया कि कोई भी पर्सन आपका टीडीएस कट कर सकता है, लेकिन यदि आप इंडिविजुअल या एचयूएफ की बात करते हैं तो एचयूएफ के लिए कुछ कंडीशन है। एचयूएफ के लिए कंडीशन है कि इसका जो सेल है, यदि वो बिजनेस कर रहा है पर्सन तो उसका सेल 1 शेयर से ज्यादा होनी चाहिए। यदि वो प्रोफेशनल कर रहा है, प्रोफेशन चला रहा है ना, सेल है और ये प्रोफेशन है उसका, तो उस केस में 50 लाख का अमाउंट है। ये कंडीशन को समझ। और एक आपका हो गया अदर। अदर के केस में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि मोनू है, कंडीशन आपको बता दूं। मोनू के पास 50 लाख रुपये है। तो मोनू अपना पैसा को लोन के फॉर्म में किसी को दिया, या तो इंडिविजुअल एचयूएफ को देगा देगा या अदर्स को देगा। तो दोनों में क्या कंडीशन है, कब यदि वो एचयूएफ और इंडिविजुअल के अलावा जैसे किसी कंपनी में पैसा लगाया
है ना, कि किसी एओपी बीओआई या पार्टनरशिप में पैसा लगाया, तो वो जो पार्टनरशिप है या जो बिजनेस ये कंपनी है, वो मोनू के इनकम पे टीडीएस काट कट करेगा। कैसे कट करेगा? जैसे मोनू ने 50 लाख पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब मोनू को इंटरेस्ट मिलेगा 10% 1 साल बाद, तो मोनू को कितना पैसा मिल गया? 5 लाख। अब इस 5 लाख पर टीडीएस कौन काटेगा? तो जिस कंपनी में पैसा लगाया है मोनू ने, वो उस टीडीएस कट करेगा, ठीक है। लेकिन यदि वो इंडिविजुअल या एचयूएफ में बिजनेस में अगर पैसा डाला है, वो लोन दिया है, तो उस केस में क्या है कि टीडीएस, उसका टीडीएस कब कट होगा? जब इंडिविजुअल सेल करेगा, बिजनेस की उसकी एक्टिविटी है, गुड्स सेल करता है, तो उस केस में यदि उसका 1 CR से ज्यादा सेल वैल्यू है, तभी वो टीडीएस कट कर सकता है मोनू का, नहीं तो वो टीडीएस नहीं काटेगा मोनू का। यदि वो प्रोफेशनल चला रहा है, सर्विसेज सेल कर रही है, तो 50 लाख का सेल, 50 लाख से ज्यादा सेल अमाउंट है, तब मोनू को वो टीडीएस कट करेगा, नहीं तो नहीं कट होगा। कहाँ गया? और टीडीएस का रेट कितना है? 10%। तो कितना टीडीएस इसकी कट जाएगा? 5 लाख का 10%, तो 50,000 इसका टीडीएस कट जाएगा। ये टीडीएस की अमाउंट है। ये अभी मैंने समझाया, ये समझ में आया या बाउंस कर गया ये? आया सर, समझ सर में ये आया। सेल और प्रोफेशन वाला समझ में नहीं आया। हाँ सत्यम बताइए, अभी आपने क्या समझ के अकॉर्डिंग से बताते हैं तब। सर ये बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति तभी टीडीएस काट सकता है जब बिजनेस में उसका सेल 1 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर अगर कोई सर्विस किसी को दे रहा हो तो उसका सेल उसमें 50 लाख हो, तभी वो टीडीएस काट सकता है। मतलब ये दोनों इंडिविजुअल भी और एचयूएफ, ये दोनों कैटेगरी वाले? दोनों। अच्छा ठीक। देख, आपको मैं फिर से बताता हूँ। जैसे किसी भी पर्सन के पास कोई भी इनकम है, मतलब कोई भी अमाउंट है, जैसे इस केस में मैंने मोनू का एग्जांपल, तो मोनू के पास जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी बिजनेस में लोन देना चाहता है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एचयूएफ या इंडिविजुअल को अपना पैसा दे, या और भी दूसरे कैटेगरी में, जैसे आपका कंपनी है, फर्म है, यो पीबीओआई है, उस समय पैसा लगाए। तो जब अदर्स में लगाएगा, जैसे कंपनी पार्टनरशिप, इस समय पैसा लगाएगा वो, तो उस केस में उस कंपनी या पार्टनरशिप का सेल कुछ भी हो, सेल 5 रुपया का ही हो, कुछ भी हो, वो मोनू का टीडीएस कट करेगा, वो पर्सन लाइबल होगा मोनू का टीडीएस कट करने के लिए। लेकिन यदि वो इंडिविजुअल या एचयू के बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उस केस में उसका सेल वैल्यू देखना होता है, इंडिविजुअल या एचयूएफ का, जिसमें मोनू ने पैसा लगाया है। दो कंडीशन है, यदि वो बिजनेस कर रहा है, का मतलब हुआ कि वो गुड्स सेल कर रहा है, तो उस केस में उसकी सेल वैल्यू 1 CR से ज्यादा होगा, तभी वो मोनू का टीडीएस कट करेगा, नहीं तो टीडीएस कट करने के लिए वो लाइबल नहीं होगा। यदि वो सर्विस सेल कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन है 50 लाख का। आई बात समझ में? तो सर ये जीएसटी के अलावा भी इसको टीडीएस पे करना है? क्या बोली अभी? तो जीएसटी के अलावा जैसे आपने बताया कि हाँ वो 1 करोड़ का अगर गुड सेल कर रहा है, तो हम जो गुड का सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसमें तो सर जीएसटी दे रहे हैं।
जीएसटी का यहाँ पे मैंने कहाँ बताया, जीएसटी का इसमें नहीं समझ पाया हूँ आपका क्वेश्चन, चैट बॉक्स में पहले क्या जीएसटी का पूछ रही है आप। चलिए, तो यहाँ पे मोनू को यदि 50 लाख लगाया है क्या सर उसके जैसे रेट सेल कर आपको रहा है बिजनेस, क्या हुआ? सेल जैसे बिजनेस में कर रहा है, तो वो बिजनेस में जब सेल करेगा तो वो जीएसटी पे करेगा ना सर? हाँ, बिजनेस करेगा तो हाँ जीएसटी पेड करेगा। तो उसके साथ साथ मतलब ये टीडीएस काटेगा। यहाँ पे मोनू को सेल नहीं कर रहा है, मोनू ने पैसा लोन के फॉर्म में इसको दिया है, सेल वो दूसरे को करेगा ना। तो ये मोनू का पैसा कटेगा टीडीएस सर के रूप में। मोनू किसी कंपनी को दिया है, वो या तो इंडिविजुअल है या फिर वो। हाँ, मोनू ने लोन के फॉर्म में दिया है, ना कि वो बिजनेस वहां से कुछ से मतलब परचेज कर रहा है मोनू। लाइबल होगा जो एचयूएफ है, और इंडिविजुअल वो लाइबल होगा टीडीएस काटने का। हाँ, वो कब लाइबल होगा, जब उसका सेल इस लिमिट से एक्सीड करेगा तब वो लाइबल होगा। अब कोई प्रोफेशन चला रहा है, उसका 40 लाख का ही सेल है, तो वो टीडीएस कट करने का लायक मतलब वो लाइबल नहीं होगा मोनू का। मोनू के इनकम पे टीडीएस नहीं कट होगा। मोनू जो पैसा दिया है तो सर उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टीडीएस कट होगी ना सर? वो वही तो हम बता रहे हैं, बहुत आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सत्यम क्या इशू है, फिर से बताइए। नहीं, क्लियर हो गया सर मेरा इशू। आपका क्या है, फिर क्या आपका इशू है अभी बताइए। सर आपने ये बताया कि मोनू जो टीडीएस पे करेगा, तो मोनू तो किसी बिजनेस को या इंडिविजुअल पर्सन को पैसा दे रहा है, ठीक है? तो मोनू का टीडीएस कैसे कटेगा सर, जब उसका मोनू अगर 50 लाख रुपया लगाया है तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा सर उस पे ही कटेगी ना? हाँ, उसी पे कटेगी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल या एचयूएफ को चेक करने के लिए एक लिमिट बनाई गई है कि क्या वो लाइबल होगा टीडीएस काटने के लिए या नहीं। जब उसका सेल वैल्यू इस लिमिट से बियॉन्ड होगा तब वो सेल मतलब टीडीएस कट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा टीडीएस कट। ये कंडीशन है सेल वैल्यू। सर ये आधा को समझ में नहीं आया होगा। टीडीएस का हाँ सेक्शन कुछ अलग टाइप्स का। एक बार कंफर्म कर लीजिए सर से देख के। मोनू, समझ में आया आपको सैलरी? अंकित, ये सारा कंफ्यूजन। प्रोसेस तो भाई अब लोग बोलो। हाँ चलिए, ठीक है, समझा। कोई दिक्कत नहीं, मैं यस फिर से सर समझा है। चलिए, मैं फिर से अनमोल भाई समझा। अनमोल भाई को तो एक समझ बार में नहीं आया। बताएं, नहीं करिए सर एक बार। ठीक है, सारा ठीक है। प्रोसेस कंप्लीट कर देखिए, देता हूँ। आप म्यूट म्यूट कीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक। टीडीएस कोई भी केवल इंटरेस्ट पे कटता है या? नहीं, मैं बता देता हूँ, आप सभी अपने आप को म्यूट कीजिए, है ना, फिर से मैं समझा देता हूँ। इस केस में क्या है कि मोनू ने पैसा लगाया है 50 लाख, उसके पास पैसा है, रुपया है, ठीक है। वो किसी को लोन देना चाहता है, किसी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके पास बहुत सा बिजनेस का ऑप्शन, वो इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल में एचयूएफ कंपनी फर्म जिसमें चाहे वो पैसा डाल सकता है, और वहां से उसको इंटरेस्ट का इनकम मिल सकता है। यहाँ तक समझ में आ गए कि उसको इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब वो पैसा डाले। अब यहाँ पे जितने भी बिजनेस के फॉर्मेट होते हैं उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अलग है, और बाकी के लिए अलग है। अदर्स वाले ऑप्शन में ये है कि मोनू ने यदि कंपनी या पार्टनरशिप या एलएलपी किसी में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, और उसका जो भी इनकम मिला, जैसे 50 लाख उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो 10% के हिसाब से उसको 5 लाख का इनकम हुआ, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। तो इस पे टीडीएस कौन काटेगा?
तो जो कंपनी मोनू सर को जो पेमेंट, इंटरेस्ट कर रही है वो कर। जो मोनू को पेमेंट करेगा जो कंपनी, वो उसका टीडीएस कट करेगा। ठीक है, वन पार्ट समझ में आ गया? ये इसमें अभी भी कंफ्यूजन? नहीं। नहीं सर। सेकेंड पार्ट ये है कि चलिए मोनू इंडिविजुअल की कंपनी में या एचयूएफ में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो इंडिविजुअल या एचयूएफ कब उसका टीडीएस कट करेगा, क्या उसकी लिमिट है? तो यदि उसका सेल, जिसमें मतलब मोनू ने पैसा लगाया है, जिस कंपनी, जिस एचयूएफ में मोनू ने पैसा लगाया है, उस एचयूएफ का यदि सेल वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होगा बिजनेस के केस में, तो वो टीडीएस मोनू का कट करेगा, नहीं तो वो टीडीएस नहीं कट करेगा, वो टीडीएस कट करने के लायबल ही नहीं होगा। सेकेंड है, जैसे मान लीजिए हम कोचिंग चला रहे हैं, हम टीचर है, हम मोनू से पैसा लिए हैं 50 लाख, तो मोनू को हम देंगे 5 लाख एज ए इंटरेस्ट का अमाउंट, लेकिन मेरा सेल 40 लाख का ही है, तो हम मोनू के इनकम पे, 5 लाख के इनकम पे कोई टीडीएस नहीं कट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम उसके लिए लाइबल ही नहीं है। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? 50 लाख से ज्यादा सेल होगी तभी हम मोनू का टीडीएस कट कर सकते हैं। अभी भी कंफ्यूजन? नहीं। सर टीडीएस कट करने के लिए टैन नंबर होना जरूरी है ना? हम्म, तो ये किसी को भी टैन नंबर मिल सकता है ऐसे? हाँ, उसमें अप्लाई कर, जैसे आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था ना। हाँ, जैसे आपने पैन के लिए आपने अप्लाई किया ना, टैन के लिए भी होती है, वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है बिजनेस। तो सर आप, जितना लोगों का कहीं से भी सर टीडीएस कटता है तो उसका 10 नंबर चाहिए होता है सर। जो टीडीएस कट करेगा उसको 10 नंबर चाहिए, जिसका कट हाँ होगा सर उसके। जैसे कंपनी, हाँ जैसे कंपनी अगर टीडीएस कट कर रही है तो कंपनी का सर 10 नंबर चाहिए ना, तो कंपनी या किसी प्रोफेशनल ये का बनता है सर 10 नंबर। जिसका हाँ, कट होता है सर उनका तो बस पैन नंबर से हो जाता है। क्या वो मोनू का है, इतना हंस रहा है, कहा हुआ? चलो, ये भी मैंने कुछ थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताया था। आप यदि विनिंग करना है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, या कोई गेम से, तो आपको कितना टीडीएस कट होनी चाहिए और कितना आपको। म्यूट कीजिए मोनू, अपने आपको म्यूट कीजिए। मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था। मान लीजिए आपने ड्रीम 11 में पैसा लगाया, वहां से आपको 1 लाख का प्राइज मनी मिली है, तो उस पर कितना टीडीएस कट होगा? कितना एक्चुअल अमाउंट, आपको नेट अमाउंट कितनी मिलेगी? तो सर 30% उसको कट। 30%। 30% कट करके, 30% कट करके जो अमाउंट बच गया वो आपको मिलेगी। यस। यहाँ पे लिमिट ये है कि यदि आपका 10,000 से कम का लॉटरी प्राइस है, प्राइज मनी है, तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपको मान लेते हैं 8,000 मिल गया, 5,000 मिला, तो उस पर टीडीएस नहीं कट होगा। जितना आपको ड्रीम 11 से 5,000 मिला पैसा, तो 5,000 आपको पूरे अकाउंट में आ जाएगी, क्योंकि लिमिट से आपकी अमाउंट कम है। तो सबसे हाई रेट यहीं पे लगता है, 30% ऑफ टोटल टैक्स, तो ये टोटल अमाउंट पे 30% लगता है। इसमें आप यदि कोई एक्सपेंस करते हैं,
ठीक है, यहाँ देखो, मैंने आपको ये बताया कि आपको जेल से पैसा आपको मिलता है, प्राइस आप देते हैं, तो जो भी आपको इनकम हुआ, तो मान लीजिए आपको 50,000 मिला, तो इसमें TDS रेट कितनी है? 30%। सबसे ज्यादा हाई रेट यही आता है, 30% आपका 15,000। TDS रेट आपका क्या हो गया? 30%। 15,000। आपका TDS हो गया 15,000। ये 15,000, ये आपका TDS। तो भाई माइक म्यूट कर लो, आवाज आ रहा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको प्राइस मनी 45,000 का था, ठीक है, और आप, ये तो आपकी प्राइस मनी है, ये आपकी इनकम है मान लीजिए, और इस पे आपने कुछ एक्सपेंस किया, कुछ आपने पैसा लगाया था, इस पे आपने मान लीजिए कि 500 नहीं, 1500 आपने, राउंड फिगर ले लेते हैं, 5,000 आपने एक्सपेंस किया था, ठीक है, और आपकी TDS रेट 30% है, तो अब कितना TDS का अमाउंट होगा बताइए? 12,000। कितना होगा? 12,000, ठीक है, ये जिनका भी आंसर आया है ये गलत है, 12,000 गलत, ये नहीं होगा। ये तो एक्सपेंस जोड़ के आएगा। नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेक्शन में ऐसा बताया गया है कि आप कुछ भी एक्सपेंस करें, कितना भी एक्सपेंस करें, वो एक्सपेंस माइनस नहीं होगी, इस केस में भी आपका TDS अमाउंट 15,000 ही होगी। आई बात समझ में? कोई भी एक्सपेंस का अमाउंट माइनस नहीं होगा। सर हम तो 45,000 ही हैं, हाँ, तो 15,000 फिर कैसे होगा? अच्छा ये, हाँ, इसका तो कैलकुलेशन, 13,500 होगा। हाँ, इसका 30%, सॉरी, 13,500, मैंने ये अमाउंट देखा, तो ये जो अमाउंट आपकी होगी इनकम का, उस पे आपका TDS कट होगा, कोई भी एक्सपेंस अमाउंट माइनस नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 9,500 मिला, इससे 30% TDS रेट है, तो कितना TDS आपका आएगा अमाउंट? 0 सर, 10,000 से 0 इसलिए आएगा 8,000 क्योंकि से कम इसलिए नहीं लगेगा। 10,000 से कम की अमाउंट है, नहीं कटेगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। 10,000 से कम का है, इसलिए नहीं कटेगा TDS। नहीं आपका साउंड ब्रेक आ रहा। एक्सपेंस माइनस हो जाता है, एक्सपेंस माइनस नहीं होगी, जो भी अमाउंट होगी है ना, और जो भी है उसका 30% कट होता है। और भी यहाँ पे बहुत से सेक्शन सब है अभी, है ना, अभी आपका 2 से 3 दिन चलेगा, उसके बाद आपका होटल पे हम लोग
वहाँ पे आपको यूटिलिटी दिखाएंगे ऑफलाइन वाली, तो कैसे अपलोड होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो भी वहाँ पे बताया जाएगा। ये बहुत से सेक्शंस आपके पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी अभी तक जो भी सेक्शंस बताया गया, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।